नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। डॉक्टर सुसाइड केस में हड़ताल को लेकर डॉक्टरों में दो फाड़ नजर आ रही है। जयपुर मेडिकल एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म कर दी है। वहीं जेएमए के अध्यक्ष डॉक्टर अनुराग धाकड़ ने इस बात का ऐलान किया। प्राइवेट अस्पताल सोसाइटी की हड़ताल अभी भी जारी है। पीएचएनएस के सचिव डॉक्टर विजय कपूर ने बयान दिया कि हड़ताल जारी रहेगी। 3 डॉक्टर्स आमरण अनशन पर हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की। डॉक्टर सुसाइड मामले को लेकर डॉक्टरों की हड़ताल पर दो फाड़ नजर आ रहे हैं। जयपुर मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए ने अपनी हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया है और जेएमए के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनुराग धाकड़, उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि उनकी हड़ताल खत्म हो गई है, डॉक्टर काम पर लौट आए हैं। वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल सोसाइटी की हड़ताल अभी भी जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, अब इस पूरे मामले को लेकर डॉक्टर्स में भी दो फाड़ नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए प्राइवेट नर्सिंग होम सोसाइटी के जो डॉक्टर हैं उनकी एक अलग राय है। वो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें तुरंत गिरफ्तारी करने की बात जो है वो कर रहे हैं। जबकि कल जिस प्रकार की वार्ता हुई है पुलिस कमिश्नर के साथ, के बाद जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के जो डॉक्टर्स हैं वो संतुष्ट नजर आए हैं और यही कारण है कि कल 3 से 4 घंटे तक जनरल बॉडी की जो मीटिंग हुई थी उसके बाद जयपुर मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी स्ट्राइक जो है वो कॉल ऑफ कर दी है और सभी से आज से काम पर लौटने का जो है वो आह्वान किया है। जबकि प्राइवेट नर्सिंग होम सोसाइटी वालों का कहना है कि आज इमरजेंसी भी बंद रहेगी और उन्होंने आज कल रात से ही 3 डॉक्टर जो है वो आमरण अनशन पर जो है वो जेएमए में बैठ गए हैं। आज उनका आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन सुबह 10 बजे फिर उन्होंने एक मीटिंग रखी है और उस मीटिंग में आगे क्या कुछ रणनीति बनानी है उस पर जो है वो चर्चा की जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान के बाद अब सरकारी अस्पतालों में किसी प्रकार की दिक्कत संभवतः देखने को नहीं मिले और तमाम डॉक्टर जो है वो आज से काम पर लौट जाएंगे। बिल्कुल सौरभ, लेकिन जेएमए एक तरफ हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर चुका है और पीएचएनएस अभी कह रहा है कि उनकी हड़ताल जारी रहेगी, और इसी बीच क्या आईएमए की ओर से भी कोई बयान आया है इस बात को लेकर के? देखिए, आईएमए तो पहले ही कह चुका है, हड़ताल वापसी की घोषणा आईएमए पहले ही कर चुका है। आईएमए के जो पदाधिकारी थे वो राज्य सरकार से मिले थे और उसके बाद उन्होंने हड़ताल वापसी की घोषणा जो है वो कर दी थी। लेकिन चूंकि डॉक्टर्स के अलग अलग गुट हैं और अलग अलग डिमांड्स हैं, इसलिए आज से ये बातें जो है वो अलग अलग सामने आ रही। लेकिन आईएमए और जेएमए दोनों ने अब जब अपनी स्ट्राइक जो है वो कॉल ऑफ कर दी, अब ये प्राइवेट अस्पतालों से कुछ डॉक्टर्स हैं वो अपनी बात अलग से रखते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल सौरभ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल सबसे बड़ी जानकारी यही है कि इस पूरे मामले को लेकर के जेएमए की ओर से हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। आज से सभी डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में काम पर लौट आएंगे, जिससे चिकित्सा सुविधाएं सुचारू हो सकेंगी। तो वहीं दौसा में महिला डॉक्टर की आत्महत्या मामले को लेकर हड़ताल पर जाने की घोषणा के दूसरे ही दिन डॉक्टर्स में फूट सामने नजर आई। देर रात को आईएमए के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच बातचीत के बाद हड़ताल समाप्ति की घोषणा की गई थी, लेकिन सुबह होते ही कई डॉक्टर्स इस फैसले के खिलाफ उतर आए। ज्यादातर डॉक्टर्स की ओर से यह कहा गया और अब ये कहा जा रहा है कि सरकारी डॉक्टर्स काम पर लौट आएंगे। बहरहाल बड़ी खबर आ रही है पेट्रोल डीजल को लेकर के। पेट्रोल डीजल के दाम बेलगाम होते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, आज भी पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल के दाम में 44 पैसे का इजाफा किया गया है और डीजल के दाम में 40 पैसे का प्रति लीटर पर इजाफा हुआ है। और इस तरह से लगातार अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 14 दिनों से लगातार दाम बढ़े हैं। 1-2 दिनों को अगर छोड़ दिया जाए बीच में, श्री गंगानगर में पेट्रोल के दाम इसके साथ ही अब हो गए हैं 121 रुपये 13 पैसे प्रति लीटर पर और डीजल के कीमतें 103 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर हो गई हैं। देश में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल श्रीगंगानगर में, लेकिन 100 से ऊपर पूरे देश में पेट्रोल डीजल चल रहा है।
दूसरे नंबर पर भोपाल और मध्य प्रदेश शामिल है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में पेट्रोल डीजल में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बहरहाल अगर पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में पेट्रोल और डीजल दोनों 100 से ऊपर चले गए हैं। 100 रुपए प्रति लीटर से ऊपर बिक रहे हैं और ये पिछले कई सालों का रिकॉर्ड अपने आप में टूटता हुआ नजर आया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। करौली में आज भी इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी और आज घर घर दूध सब्जी की सप्लाई की जाएगी, क्योंकि लगातार कर्फ्यू की वजह से लोगों को खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं आए। इसीलिए प्रशासन अब खाने पीने की वस्तुओं की सप्लाई घर घर करेगा, जिसमें दूध और सब्जी महत्वपूर्ण है। उनकी सप्लाई की जाएगी। सुबह 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक ये सप्लाई होगी। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है करौली के लोगों के लिए, बड़ी जानकारी है इस वक्त की। अब तक 40 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं इस पूरे मामले को लेकर के। सुरक्षा व्यवस्था में 1200 पुलिसकर्मी अब लगाए गए हैं। 40 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है। 21 वाहनों को जब्त किया गया है। 7 को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। जानकारी करौली पुलिस की तरफ से दी गई है। शांति व्यवस्था के लिए 1200 पुलिसकर्मियों की तैनाती है। 50 से अधिक पुलिसकर्मी अधिकारी जो हैं वो वहां पर मौके पर मौजूद हैं। 5 से अधिक आईपीएस अधिकारी हालात का जायजा ले रहे हैं। इस तरह से आला अधिकारियों का भी पूरा एक अमला मौजूद है करौली में शांति व्यवस्था बहाल करने को लेकर के। और बहरहाल पुलिस की ओर से ये जानकारी दी गई है कि अब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में। लोगों से कहा गया कि वो कर्फ्यू के नियमों का सख्ती से पालन करें, साथ ही साथ अफवाहों से बचें। किसी तरह की अफवाहें ना तो फैलाएं, ना ही अफवाहों का हिस्सा बने, ना तो खुद लिख करके आगे फॉरवर्ड करें या फिर दूसरी जो अफवाहों के मैसेजेस आए उनको भी फॉरवर्ड नहीं करें। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनका रुख कर लेते हैं। विष्णु, क्या कुछ जानकारी है? लगातार कई घंटे कर्फ्यू को लेकर हो गए हैं। देखिए, आज की सबसे बड़ी जो अपडेट है वो अभी तक यह है कि जो स्कूली जो बच्चे हैं जो बोर्ड के एग्जाम देने वाले थे, वे आज एग्जाम देने जा सकेंगे। उनको परमिशन मिलेगी एग्जाम देने की। उसके अलावा जो बैंक है, सरकारी जो ऑफिसेज हैं, वे बैंक भी खोले जाएंगे। और उसके अलावा जो अब तक की जो अपडेट है वो ये है कि इस पूरे मामले में, पूरे जो मामले में 46 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 13 लोगों को मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। उसके अलावा 30 ऐसे लोग हैं जो कर्फ्यू की जो पालना नहीं कर रहे थे, कर्फ्यू की एरिया में घूम रहे थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा हिंसाग्रस्त इलाकों में जो 21 वाहनों को जब भी पुलिस ने जब्त किया है। जी बिल्कुल विष्णु, अब पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? किस तरीके से स्थिति अब कंट्रोल में नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल स्थिति जो है पूरी तरह से नियंत्रण में है, कंट्रोल में है। और सबसे बड़ी आज की बात यही है कि जो बोर्ड के एग्जाम थे, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा दे रहे छात्रों को चिंता थी कि क्या कर्फ्यू के दौरान वे स्कूल जा पाएंगे, क्या वे परीक्षा दे पाएंगे। तो ऐसे में कल ही जिला प्रशासन ने यह साफ कर दिया था कि आज जो बोर्ड का एग्जाम देने वाले जो छात्र हैं, वे अपना परमिशन लेटर दिखा करके और अपने जो उनके एग्जाम सेंटर्स हैं वे वहां जा सकेंगे। जी, तो क्या अब ये माना जाए कि सरकारी दफ्तर और कोर्ट आज से खुल जाएंगे और इसके बाद अब धीरे धीरे कोशिश ये होगी कि जो कर्फ्यू में ढील दी जाए? और आज अगर हम बात करें, लोगों को खाने पीने की दिक्कतें भी हो रही है विष्णु, अब धीरे धीरे जैसे कर्फ्यू के घंटे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो आज है वो काफी राहत मिलेगी। जो कर्फ्यू जो स्थिति है पूरी तरह से नियंत्रण में। शाम को 4 बजे एक बार वापस से जो है पुलिस अधिकारियों की, जिला प्रशासन की और जो गणमान्य जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ पे दोनों समुदाय के जो लोग हैं, प्रबुद्ध नागरिक हैं, उनकी वापस शाम को 4 बजे यहाँ के टाउन हॉल में जो है मीटिंग होगी। उसके बाद ही एक निर्णय लिया जाएगा कि कर्फ्यू की जो है वो यथावत रहेगा या फिर कल तक बढ़ाया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो इंटरनेट आज भी बंद रहेगा। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को तय शेड्यूल के मुताबिक करवाने का निर्णय किया गया। करौली में लगातार उपद्रव की घटना के बाद से कर्फ्यू लगा हुआ है। और जैसे कि हमारे सहयोगी विष्णु बता रहे थे कि ऐसे जो छात्र जिनकी बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनको जरूर कर्फ्यू से ढील दी गई है। बाकी लोग अगर इस कर्फ्यू का उल्लंघन करते हैं तो उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। झुंझुनू के सूरजगढ़ में जवाहर नवोदय विद्यालय में रैगिंग का मामला सामने आया है और इस घटना का 1 महीने पुराना ये हाल बताया जा रहा है घटना। लेकिन शिकायत के बावजूद 1 महीने में प्रिंसिपल ने कोई कार्रवाई तक नहीं की। आज छात्र के पिता ने, मतलब कल छात्र के पिता ने पिलानी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। 2 सीनियर छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। पीड़ित पिता ने यह जानकारी दी कि उनका बेटा स्कूल में 10वीं की कक्षा का छात्र है। 3 मार्च की रात को नीलगिरी वरिष्ठ छात्र सदन में रहने वाले 2 छात्र उनके बेटे को बुला करके ले गए, जहां पर उनके साथ जमकर मारपीट की गई, जाति सूचक गालियां दी गई।
पीड़ित छात्र ने जानकारी दी है। घटना की सूचना फोन पर उसी दिन स्कूल के प्रिंसिपल को दी थी, लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय कानड़ा झुंझुनू के प्रिंसिपल की संवेदनहीनता देखिए कि उन प्रिंसिपल महोदय ने पुलिस को इस बारे में जानकारी नहीं दी, अपने स्तर पर भी कोई कार्रवाई नहीं की और इस पूरे मामले को ढकने की कोशिश की। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं होना स्कूल प्रबंधन पर और स्थानीय पुलिस पर भी कई सवाल खड़े कर रहा है। आखिरकार कानूनी रूप से पूरी तरह से प्रतिबंधित होने के बावजूद भी इस तरह की अगर रैगिंग की घटनाएं नवोदय विद्यालय में हो रही हैं तो इससे ज्यादा चिंताजनक कुछ नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ेंगे। अलवर के सरिस्का से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि सरिस्का की टहला रेंज के जंगलों में एक बार फिर से आग लगने की जानकारी सामने आ रही है। करीब 20 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है जब ये आग यहां पर लगी हुई है। इसको काबू करने की कोशिश लगातार की जा रही है। वन कर्मी इसमें जुटे हुए हैं, स्थानीय ग्रामीण भी सहयोग कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सरिस्का की तस्वीरें हैं। सरिस्का में एक सप्ताह में ये चौथी बार है जब आग लगी है और इस तरह से भीषण आग की वजह से वन्य जीवों पर संकट मंडरा रहा है। जंगल में अभी भी आग सुलग रही है। करीब 3 किलोमीटर का दायरा है जिसमें आग फैली हुई है। पहाड़ी इलाके में आग बुझाने में ज्यादा परेशानी आ रही है और वन कर्मी आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटे हैं। अलवर जिले में तापमान बढ़ने के साथ ही सरिस्का बाघ परियोजना में आग लगने का सिलसिला जारी है। रविवार को टहला रेंज के भैंसोटा और जहाज के बीच में जंगलों में दोपहर को आग लगी। सूचना मिली तो वन कर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। आग करीब 3 किलोमीटर क्षेत्र में 3 पहाड़ियों पर फैली हुई है। वहीं सर्च अभियान में जुटे वन कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय ग्रामीण भी लगातार उनके साथ मौजूद हैं और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? सरिस्का में लगातार एक के बाद एक आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। सरिस्का बाघ अभ्यारण्य जिसका जो एरिया है 1281 वर्ग किलोमीटर का एरिया जो है, स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो सरिस्का का है, जहां पर पिछले 1.5 सप्ताह में कहा जाए तो 4 से 5 बार फायर की जो आग की सूचना मिली है और लगातार आग जो भड़कती जा रही है। उससे कहीं न कहीं बड़ा सवाल होता है कि सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में जो आग लगने के कारण क्या हैं, उन कारणों को लेकर अभी भी सरिस्का प्रशासन के अधिकारी हैं वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिरकार लगातार आग क्यों लग रही है। अब सब बड़ा सवाल जो पिछले दिनों आग लगी थी अकबरपुर रेंज में जो बालेटा के जंगल में आग लगी थी, उसे 5 से 6 दिन काबू करने में लग गए थे और हेलीकॉप्टरों की मदद लेनी पड़ी थी। अब टहला रेंज में जो आग लगी है उसको काबू करने में बड़ी चुनौती मिल हो रही है, क्योंकि पहाड़ी एरिया होने के कारण दुर्गम पहाड़ियों पर जो वनकर्मी हैं और अन्य जो लोग हैं जिन्हें आग बुझाने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल देर रात तक सर्च ऑपरेशन और आग बुझाने का काम है वो जारी रहा और अब सुबह ही टीमें हैं वो आग बुझाने के लिए रवाना हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि जो आग है वो काफी विकराल रूप ले चुकी है, जिसको बुझाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि आगे आज इस आग पर काबू पाया जाता है या दोबारा एक बार फिर हेलीकॉप्टरों की मदद लेनी पड़ेगी। इस बारे में अभी सरिस्का के जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल राजेंद्र, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे आग को लेकर के। बहरहाल आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन आग है कि बुझने का भी नाम नहीं ले रही। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम आपको दिखाते हैं द बर्निंग कार। जी हां, अलवर जिले के बहरोड थाना इलाके की तस्वीरें। नेशनल हाईवे 48 पर बहरोड के औद्योगिक इलाके के पास चलती हुई कार में अचानक से आग लगी और उसके बाद जो स्थिति हुई वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और देखते ही देखते ये आग फैल गई पूरी तरह से कार में और कार आग के गोले में तब्दील हो गई। कार में सवार 2 लोगों ने कूद करके अपनी जान बचाई है और सूचना मिली जैसे ही दमकल की टीम को, फौरन दमकल की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन देखते ही देखते कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। 2 अलग अलग तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरीके से ये भीषण आग कार को अपनी चपेट में ली और उसके बाद कार जलकर के खाक हुई है। ये शॉर्ट सर्किट की आग लगी है चलती हुई गाड़ी में और तुरंत दमकल विभाग को सूचना मिली है पुलिस थाने से और तुरंत हम आग बुझा दी। अब सर पूरी तरह से पूर्ण रूप से काबू पा लिया। सर पता लगा कि गाड़ी कहाँ से कहाँ जा रही थी? सर ये जयपुर से दिल्ली बता रहे हैं।
जो इसका मालिक है वो बोल रहा है कि भी उसका भतीजा चला रहा था और चलती हुई गाड़ी में आग लगी। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। आज चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन है और आज मां दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। दुर्गा मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। शक्ति की आराधना का ये पर्व चैत्र नवरात्र हर्षोल्लास के साथ देश भर में मनाया जा रहा है और खास तौर से मंदिरों को सजाया गया है। अलग अलग झांकियां मंदिरों में सजाई गई हैं। मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की आराधना का 9 दिन का ये पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में सुबह से ही श्रद्धालु आज भी मंदिरों में पहुंच रहे हैं और ये 9 दिन तक चलेगा जब तक नवरात्र है। रोज़ाना पूजा अर्चना खास स्वरूप की मां दुर्गा की जा रही है और नवरात्र स्थापना के साथ से ही मंदिरों में धूम देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें जहां पर सभी दुर्गा मंदिर भव्य तरीके से सजाए गए हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी यहां पर पहुंच रहे हैं और काफ़ी चहल पहल 2 साल के बाद देखने को मिल रही है, क्योंकि कोरोना काल में तमाम मंदिरों को बंद कर दिया गया था। उसके बाद अब नवरात्र के मौके पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ से पहुँच रहे हैं। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम आपको बता दें कि कपिल शेमाली हमारे साथ जुड़ गए हैं उदयपुर से। उदयपुर का हाल बताएंगे कि किस तरीके से नवरात्र की धूम है और साथ ही अशोक शर्मा हमारे सहयोगी श्री गंगानगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दीपक पुरी भी आ गए हैं। दीपक भरतपुर से बताएंगे और सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं झीलों की नगरी उदयपुर में, जहां से कपिल शेमाली हमारे सहयोगी मौजूद हैं। कपिल, आप इस वक्त कहां पर खड़े हैं? जरा तस्वीरें दिखाते हुए समझाइए, विस्तार से बताइए कि किस तरीके से झीलों की नगरी में नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है। हाँ जी बिल्कुल हेमंत, देखिए मैं सबसे पहले दर्शन करवाना चाहूंगा जी उदयपुर की प्रसिद्ध माता जी का मंदिर बेदला माता मंदिर में मौजूद हूँ, जिन्हें सुखदेवी माता के नाम से भी उदयपुर में पहचाना जाता है और हजारों लोगों की आस्था इस मंदिर के प्रति है। सुबह से ही यहाँ पर जो भक्त हैं उनके आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी। हालांकि आज मंदिर में लंबी कतारें नहीं देखी जा रही है, लेकिन जो भक्त है वे लगातार एक एक कर मंदिर में पहुंच रहे हैं और आज नवरात्रा का तीसरा दिन है। ऐसे में आप देखिए कि बेदला माता का विशेष श्रृंगार किया गया है। माता को लाल चुनरी से श्रृंगार किया गया। माता चंद्रघंटा की आराधना का दिन है, तो ऐसे में जो भक्त हैं वे सुबह से पहुंचने का उनका सिलसिला जो है आप देखिए कि लगातार जारी है। धीरे धीरे भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बेदला माता का जो मंदिर है वो उदयपुर वासियों के लिए खासा आस्था का केंद्र है। पूरे शहर की इस मंदिर के प्रति आस्था है और ये मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी भक्त आकर मनोकामना मांगता है वो ज़रूर पूरी होती है और इसी को लेकर इस मंदिर के प्रति जो उदयपुर वासी है उनकी विशेष आस्था भी देखी जाती है। नवरात्रि के मौके पर इस मंदिर में विशेष सजावट की जाती है। इसके साथ ही जो बंदोबस्त है वो भी अलग से किए पूरी तरह से जो भक्त हैं वे यहाँ आकर आराम से सुविधा पूर्वक माता के दर्शन कर पाए, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। और यदि लंबी कतारें भी लग जाए तो बाहर कतारबद्ध होकर भक्त मंदिर के अंदर प्रवेश करें और आराम से दर्शन कर दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाएं, इसकी भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जी हेमंत, बिल्कुल। और हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पूरे मंदिर को सजाया हुआ है और एक एक करके श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और अब हम आपको लिए चलते हैं श्री गंगानगर, जहाँ से अशोक शर्मा हमारे साथ हैं। अशोक, आज आप कहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और कैसी छठा आज के नवरात्र को लेकर के आप देख पा रहे हैं? देखिए हेमंत, मैं श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के विनोबा बस्ती स्थित दुर्गा मंदिर पर मौजूद हूं और आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है और तीसरे दिन मां चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। दुर्गा मंदिर में अल सुबह से ही श्रद्धालुओं के जो आने का सिलसिला है वो लगातार चालू हो गया है। लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए, ध्यान करते हुए भी देखे जा सकते हैं। और साथ में सबसे पहले मैं आपको अपने दर्शकों को माता रानी के दर्शन करा दूं कि अल सुबह से ही जिस तरह से श्रद्धालुओं का मंदिर में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मां चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है और चूंकि आज तीसरा दिन है तो तीसरे दिन माना जाता है कि मां चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान होता है और इसी वजह से उनका नाम
माँ चंद्रघंटा पड़ा। आप देख पा रहे हैं ये सीधी पिक्चर्स हैं जो हमारे श्रद्धालु इस समय माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। और यदि मंदिरों की बात की जाए तो देखिए इस बार चैत्र नवरात्रों की वजह से मंदिर प्रबंधन के द्वारा मंदिरों में विशेष साज सजावट की गई है। चूंकि चैत्र नवरात्र के दौरान इस बार श्रद्धालुओं का जो आने का सिलसिला था वो एक्सपेक्टेड था कि काफी ज्यादा रहने वाला है, तो मंदिरों में खास सजावट की गई है और श्रद्धालु अपने अपने हिसाब से ध्यान पूजा भी अर्चना करते हुए भी देखे जा सकते हैं, क्योंकि अल सुबह से ही श्रद्धालुओं को पहुंचने का सिलसिला है जो मंदिरों में चालू है। ये दुर्गा मंदिर में सभी 9 माताओं के स्वरूपों का यहाँ पर मूर्तियां प्रतिस्थापित हैं। और आज जिस तरह से चंद्रमा घंटा यानी कि तीसरा दिन है माता रानी की पूजा अर्चना का, तो ये माता रानी की पूजा अर्चना में लोग यहाँ पे व्यस्त हैं। हम कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे, कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे। पंडित जी, आप बताएं कि आज तीसरा दिन है तो किस स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है और कैसे की जाती है? आज माता के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और इनके मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान है, इसीलिए इनका नाम माता चंद्रघंटा पड़ा है। और इनमें तीनों देवों की शक्तियां विराजमान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और इनकी उपासना करने से दिव्य शक्ति की प्राप्ति होती है। और जहां भी ये भक्त जाते हैं इनको देख करके भी जो है भक्त लोग सुख और शांति का अनुभव करते हैं। देखिए मत बिल्कुल बिल्कुल अशोक, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास और बाकी जो श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं उनको भी हम सुनेंगे, उनकी इच्छाओं को भी जानने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे सहयोगी दीपक पुरी भी हमारे साथ मौजूद हैं भरतपुर से। दीपक, भरतपुर में किस तरीके से नवरात्र मनाया जा रहा है, पूजा अर्चना का दौर चल रहा है, जरा विस्तार से थोड़ी तस्वीरें दिखाते हुए बताइए। और इस वक्त आप कहां पर खड़े हैं? देखिए बिल्कुल हेमंत, मैं इस वक्त ये प्राचीन मंदिर है, देवी माँ का मनसा मंदिर है और किले में स्थित है, यहाँ मैं मौजूद हूँ। और यहाँ सुबह से ही जो है भक्तों का जो तांता है वो लगा हुआ है और भक्त सुबह से ही जो है दर्शन करने पहुँच रहे हैं। तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, सुबह से ही जो भक्त हैं वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं, अपने परिवार के साथ दर्शन कर रहे हैं। और अब माता रानी के जो पट हैं वो अभी नहीं खुले हैं और माता रानी का जो श्रृंगार है वो यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन भक्त पहुँच रहे हैं और भक्त जो है बाहर से दर्शन करके जो है वापस लौट रहे हैं। कहा जा सकता है कि प्राचीन मंदिर है हेमंत, ये बरसों पुराना मंदिर है और पूरे शहर के लोग यहाँ पर जो है नवरात्रों में दर्शन करने के लिए आते हैं। आज नवरात्र के दिन जो है भारी संख्या में लोग यहाँ पर जब माता रानी के पट खुल जाते हैं उसके बाद अपने परिवार के साथ पहुँचते हैं और बड़ी भीड़ यहाँ पर जो है देखी जाती है। नवरात्रों के पहले दिन हमने भी यहाँ की तस्वीरें दिखाई थी किस तरह से यहाँ पर जो है भीड़ होती है और अभी भी जो यहाँ पर लोग हैं वो पहुँच रहे हैं, लेकिन अभी जो श्रृंगार है माता रानी का वो किया जा रहा है। कुछ देर बाद माता रानी के जो है पट खोल दिए जाएंगे, उसके बाद भक्तों को दर्शन होंगे तो भक्तों की भीड़ धीरे धीरे जो है बढ़ती जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस बार जो नवरात्र है उनमें भक्तों का जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि हेमंत जिस तरह से 2 साल कोरोना काल के बीच में गुजरे उस वक्त जो है ये भक्त जो थे वो मंदिरों में नहीं पहुंच पाए और माता रानी के जो है दर्शन नहीं कर पाए, ना ही इन्हें पूजा अर्चना करने की जो छूट थी वो दी गई थी। तो इस बार जो है पूरी तरह से खुली छूट दी गई है, मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, परिवार के साथ पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इस बार जो छूट दी गई है उसके चलते लोगों में उत्साह नजर आ रहा है और नवरात्रि में जो लोग हैं वो पूजा अर्चना करने के लिए अपने परिवारों के साथ मंदिर में पहुंच रहे हैं। इस वक्त भी देखिए आप भीड़ जो है आपको नजर आएगी, हालांकि भीड़ कम है क्योंकि सुबह का वक्त है और अभी माता रानी की जो है पट नहीं खुले। लोगों को पता है कि पट जो है 8 बजे बाद खुलते हैं और इसीलिए लोग जो है 8 बजे बाद यहाँ पर लोगों की भीड़ होती है, लेकिन अभी भी जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। सुबह से यही हाल है, सुबह हम 7 बजे से यहाँ पर मौजूद है हेमंत और सुबह से ही जो लोग हैं बिल्कुल दीपक, और देखिए सुबह की जो आराधना है, पूजा अर्चना है, उसका अपना एक महत्व माना गया है। और कुछ भक्तों से अगर आप बात भी कर पाएं कि वो किस तरीके से नवरात्र को मनाते हैं, क्या पूरे 9 दिन तक व्रत रखते हैं या फिर पहला और आखिरी नवरात्र? बिल्कुल, यहाँ पर कुछ भक्त पहुंचे उनसे भी बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं दर्शन करने के लिए? कुमेरपुर। तो आप नवरात्र रखते हैं, पहला नवरात्र रखा था या फिर 9 ही नवरात्रि आपने रखे? पूरे हो जाते हैं। तो किस तरह से पूजा की जाती है यहाँ पर आप पहुंचे हैं? तो माता रानी की सुबह की जो आराधना होती है वो एक विशेष मानी जाती है। हाँ जी, सुबह की आराधना अच्छी मानी जाती है। किस तरह से पूजा अर्चना करती है? आपने घट स्थापना की है, क्या महत्व है? परिवार के साथ बैठ के पूजा करते हैं आप? जी हाँ, परिवार के साथ बैठ के पूजा करते हैं। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे। अशोक हमारे साथ जुड़े, अशोक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और कपिल आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर के मंदिरों में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है।
हालांकि उतनी भीड़ अभी नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि ज़्यादातर जो भीड़ होती है वो आखिरी और पहले नवरात्र के दिन ज़्यादा देखने को मिलती है। और इस बार हालांकि श्रद्धालु पहुंच रहे हैं बाकी के 2 सालों के बजाय ज़्यादा तादाद में, क्योंकि कोरोना काल ख़त्म हो गया है और उसके बाद अब लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई अलग अलग मंदिरों में किस तरीके से भव्य झांकी माता की सजाई गई है और पूजा अर्चना का दौर जो पूरे 9 दिन तक चलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देश में पशु मेलों के प्रति घटते हुए रुझान और पशुपालन को लेकर के आ रही कमी के बीच में बाड़मेर जिले से एक अच्छी खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। यहां पर आयोजित होने वाले भारत के प्रसिद्ध तिलवाड़ा पशु मेले में इस बार पशुओं को प्रतियोगिता जीतने पर पशुपालकों को 1-1 किलोग्राम चांदी इनाम में दी गई है। ये बहुत अच्छी खबर है पशुपालकों के लिहाज से। पशुओं के लिए इतने बड़े इनाम की पहल राज्य के किसी भी मेले में पहली बार हुई है और NRI पृथ्वी सिंह कोलू जो है उन्होंने मलेनाथ पशु मेला तिलवाड़ा के लिए पहल की। बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा पशु मेला 28 मार्च से शुरू हुआ जो कि 12 अप्रैल तक चलेगा। करीब 750 साल से कहा जा रहा है कि ये मेला भरता है और ये मेला राज्य का सिरमौर बना हुआ बाकी मेलों से। और इस मेले में घोड़े, ऊंट, बैल और अन्य पशु भी पहुंचते हैं, जो उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साल से ये काम कर रहा हूँ। अच्छे से अच्छा श्रृंगार किया हुआ है। भारत में 1st नंबर आता है। गोरबंद है, पिलान है, बाकी सामान लगा हुआ है। ये घर पे बना हुआ है सारे। अच्छी चीज़ें श्रृंगार में पूरे पंछी वगैरह और वो गोरबंद वगैरह सब पूरे सामान के साथ। नहीं, वो तो खैर पता ही था कि भाई मिलेगा, वो तो पता ही था। वो पहले से बोला हुआ था कि भाई अब की बार रखा है कोलू वालों की तरफ से रखा है, तो बोला था पहले से, सुना था। मेला ये जो राव मलेनाथ जी का पशु मेला है, ये हमारी पुरानी विरासत है। इस विरासत को जिंदा रखने के लिए जो पिछले 2 साल से ठंडा पड़ गया था, काफ़ी ठंडा हो गया था और पशुओं के प्रति पशुपालकों का जो रुझान था वो भी कम पड़ गया था। उसको जीवित रखने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, पशुपालकों को पशु के प्रति जो रुझान है बढ़ाने के लिए हमने ये जो पृथ्वीराज जी कोलू ने जो घोषणा की है, ये चांदी की घोषणा की, उससे मेले में काफ़ी जान आई है। और आगे भी हम 5 साल तक इस पुरस्कार को कंटिन्यू रखने की जो घोषणा की है। तो वहीं जयपुर के RAS क्लब में राज्य प्रशासनिक सेवाओं का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुख्य सचिव उषा शर्मा, PSF अखिल अरोड़ा समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे और इस दौरान RAS से IAS बने अफसरों का सम्मान किया गया। इस मौके पर CM अशोक गहलोत ने ब्यूरोक्रेसी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस में ब्यूरोक्रेसी की बड़ी भूमिका होती है। मुख्यमंत्री ने चिरंजीवी योजना में 10 लाख के इलाज के साथ 5 लाख रुपए का बीमा की भी जानकारी दी और बताया कि ब्यूरोक्रेसी ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ कैसे मिल पाए, इस पर लगातार काम कर रही हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 18 राजस्थान। नमस्कार।